हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो है उसका भी एक क्विक रिवीजन वीडियो तरीके से हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे। चैप्टर 1 का जो वीडियो था आप लोगों ने बोला कि आपको काफ़ी यूजफुल लगा, सो आई थॉट कि इस तरीके से जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के निकल के आते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली समराइज देम इन द फॉर्म ऑफ दीज वीडियो सेशन, सो दैट जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या रिवाइज करना चाहते हो फॉर अ टेस्ट और एनी सॉर्ट ऑफ असेसमेंट, तो आपको ये यूजफुल आ जाए। नाउ चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था उसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस के बारे में सारी चीज़ें समझी थी, वेर इन वी रियलाइज दैट स्टैटिस्टिक्स को अगर हम लोग प्लूरल सेंस में भी देखने जाए, सो इट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन विच कैन बी कंपेयर्ड टू डिराइव सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, जहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके हम लोग जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके लिए कुछ एक साइंटिफिक बेस मिले ताकि वो डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बने। अब ये जो डिसीजन मेकिंग हमें करना है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो आती कहाँ से है, उसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में पर्टिकुलर चैप्टर पूरा आने वाला है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिकल डेटा, ब्रॉडली दिस डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अगर डेटा आपने ओरिजिनली खुद से कलेक्ट किया है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, तो उसको प्राइमरी डेटा बोला जाता है। बट अगर आपने डेटा खुद से कलेक्ट नहीं किया बट यू आर डिपेंडेंट ऑन एन ऑलरेडी प्रोक्योर्ड इंफॉर्मेशन विच हैज बिन डिराइव्ड और विच हैज बिन कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, तो आप उस डेटा को सेकेंडरी डेटा बोल सकते हैं। बिकॉज ये आप सेकंड हैंड डेटा यूज कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे कीवर्ड में हमें सेकंड हैंड भी याद रखना है। फर्स्ट हैंड डेटा प्राइमरी होता है, सेकंड हैंड डेटा सेकेंडरी होता है। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ की टर्म्स जो है वो हाईलाइट करके रखे हैं। सबसे पहले वर्ड है इन्वेस्टिगेटर। अब इन्वेस्टिगेटर वो इंसान है जो कि ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी अपने एंड से कंडक्ट कर रहा है, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहता है। The person who is going to collect information and who is going to study this data to derive conclusions is called the investigator. अब जिसके बारे में ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पोंडेंट बोलेंगे। सो रिस्पोंडेंट इज द पर्सन जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टिगेटर इज द पर्सन जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा सकता और वो किसी और को ट्रेन करके भेजता है, तो वो जो थर्ड पार्टी है जो इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करता है, उसको हम लोग एन्यूमरेटर बोलेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के जो ब्रॉड मीनिंग्स है वो समझ में आ जाते हैं। नाउ बियॉन्ड दिस हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिफरेंस जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल आता है। पहला जो डेफिनेशन हमारा निकल के आता है और द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एज फार एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज कंसर्न इज अबाउट इट्स डेफिनेशन। तो प्राइमरी डेटा जो है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डेटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा का आप एक ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हो, एक सेकेंड हैंड यूज कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेशन से ही ओरिजिनलिटी के बारे में भी पता चल जाता है। प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल डेटा होता है क्योंकि इसको पहली बार इन्वेस्टिगेटर ने रिस्पोंडेंट के पास से कलेक्ट किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं है, किसी और का निकाला हुआ डेटा हम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, री यूज कर रहे हैं, सेकेंड हैंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ डेटा वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ जो प्राइमरी डेटा में हमने बोला है हम लोग डेटा को एज रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसे हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और ढंग से उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब फ्रॉम स्क्रैच हमें सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं तो वो सारी मेहनत किसी और ने ऑलरेडी करके रखी है। हमारे पास शेड्यूल्स, ग्राफ्स, टेबल्स, कंपेरिजन्स, एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वजह से सेकेंडरी डेटा को हम लोग एक फिनिश्ड फॉर्म ऑफ डेटा बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइमरी डेटा जो हमारा होता है वो एक रॉ मटेरियल फॉर्म में है जिसको हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा फोर्थ बेसिस निकल के आता है इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। तो हम लोग जब प्राइमरी डेटा कलेक्शन करेंगे तो वो हमारे पर्पस के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अगर हमें बच्चों की हाइट के बारे में डेटा चाहिए इन सेंटीमीटर्स, तो हम लोग हर बच्चे को स्टडी करके उसकी हाइट सेंटीमीटर में ही नापेंगे। और बिकॉज ये हमने खुद किया है तो ये हमारे लिए रिलायबल है और हमारे पर्पस के हिसाब से सूटेबल है। बट अगर हाइट किसी और ने मेजर की है और किसी और ने उसको फीट्स में मेजर की है, 6 फीट, 5 फीट 6 इंचेस, इस तरीके से हाइट अगर किसी ने मेजर की है, बट हमें जो है वो हाइट सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, ये हमारे लिए डेटा सूटेबल नहीं है तो हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे सो दैट हमारे रिक्वायरमेंट को या हमारे पर्पस को ये डेटा मैच कर सके।
अब इसमें जो है बिकॉज आपने डेटा खुद कलेक्ट नहीं किया, आपने जो है वो अपने फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट में डेटा कलेक्ट नहीं किया है, तो ये आपके लिए लेस सूटेबल हो सकता है या फिर लेस रिलायबल हो सकता है और इसको आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो रेडीमेड आपको नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू ब्रिंग इट टू द फॉर्म दैट यू नीड। हमारा 5th पॉइंट जो निकल के आता है वो है टाइम एंड मनी, जहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी डेटा की। तो बिकॉज इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर खुद जाके हर एक रिस्पॉन्डेंट से मिल रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड मनी इसमें खर्च हो जाता है। इस वजह से प्राइमरी डेटा को एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ डेटा भी बोला जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेकेंडरी डेटा को यूज़ करना काफ़ी इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें टाइम और मनी दोनों ही कम लगता है। ओके, लास्ट पॉइंट इज प्रिकॉशन एंड एडिटिंग। जब हम लोग प्राइमरी डेटा की कलेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो हमें किसी खास प्रिकॉशन या किसी तरीके के मॉडिफिकेशंस, ऑल्टरेशंस या एडिटिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि हम लोग वही इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्म में कलेक्ट करेंगे जिसका हमें कुछ काम आने वाला है, जो हमारे किसी यूज़ का होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम सेकेंडरी डेटा पे रिलाई करते हैं तो ये किसी और ने कलेक्ट किया हुआ डेटा है जिसमें हमें हमारे नीड के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और नेसेसरी एडिशंस जो है या एडिटिंग या एडजस्टमेंट्स जो है वो हमें करने पड़ेंगे सो दैट ये डेटा हमारे किसी काम का आ सके। अब ये डिफरेंस समझ लेने के बाद हम लोग समझ लेंगे कि प्राइमरी डेटा जो हमारा होता है उसको कलेक्ट करने के हमारे पे कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अब ब्रॉडली इसमें 3 डिविजन्स हैं अगर हम लोग वीके ओरी वाली बुक को फॉलो करेंगे तो। फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यूज। यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा और रिस्पोंडेंट का एक 1-on-1 इन पर्सन ओरल कॉन्वर्जेशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, जहाँ पे सामने वाले पर्सन से हम लोग बात करके इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर कर रहे हैं। अब इस पर्सनल इंटरव्यू कैटेगरी में 3 सब डिविजन्स निकल के आते हैं, जिसमें है डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू और इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और बाकी के जो 2 पार्ट्स है, जहाँ पे क्वेश्चनर जो कि रिटन फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन होता है, और टेलीफोनिक इंटरव्यू जहाँ पे आप सामने वाले इंसान से बात करके उससे प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज, ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। हम लोग अभी डिटेल चर्चा करने वाले हैं अबाउट पर्सनल इंटरव्यूज के तीनों कैटेगरीज के तरफ। अब फर्स्ट तरीका आ जाता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में आपको ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टिगेटर जो ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहा है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से बातचीत करेगा। अब यहाँ पे बिकॉज एक इन्वेस्टिगेटर अगर हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाके पर्सनली कॉन्वर्सेशन करने वाला है तो हमें समझना पड़ेगा दैट एक इंसान के पास टाइम तो लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपका फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी लिमिटेड है तो ही जाके ये मेथड आपके लिए सूटेबल माना जाएगा। इस पर्टिकुलर मेथड में ओरिजिनलिटी एंड एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है बिकॉज रिस्पोंडेंट के पास से हम लोग जो है वो डेटा प्रोक्योर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेटर इस डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट ही रिक्वायर्स। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पोंडेंट के बीच में, जहाँ पे रिस्पोंडेंट के दिए गए सारे जवाबों की कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन करी जाती है। सो हियर अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको एक एक्रोनिम दिया है लोड्स वाला। तो लोड्स के बेसिस पे आप ये 5 पॉइंट्स ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू याद रख सकते हैं, जहाँ पे अगर आपका लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी है तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू सूटेबल। अगर आप ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा चाहते हो तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहते हो और सीक्रेसी चाहते हो ऑफ द रिस्पोंडेंट तो आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ये मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। कुछ पॉइंट्स काफ़ी सिंपल होंगे और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और अलग है, इस वजह से मैंने उसको येलो में हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो उन पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला मेरिट निकल के आता है ओरिजिनलिटी, क्योंकि हम लोग जो है वो रिस्पोंडेंट से इन पर्सन बात कर रहे हैं तो हमें फ्रॉम सोर्स इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये ज़्यादा ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल होने के वजह से ये डेटा कैसे होने वाला है, एक्यूरेट भी होने वाला है और रिलायबल भी होने वाला है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी क्यों बढ़ रही है इस डेटा के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद ने जाके डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। ठीक है। थर्ड मेरिट हमारा जो है वो निकल के आता है अबाउट यूनिफॉर्मिटी, जहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं दैट हम जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसको सेम एसआई यूनिट में जो है वो प्रोक्योर करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रोक्योर करने वाले हैं। तो जब डेटा यूनिफॉर्म होगा तो उसमें कंपेरिजन्स करके कंक्लूजन निकालना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हमें कोई फर्दर एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एंड लास्ट मेरिट हमारा निकल के आता है कि ये इलास्टिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है और हम मल्टीपल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोक्योर कर सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू एक इलास्टिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सामने वाला इंसान हमारी बात समझ नहीं पाता तो हम लोग हमारे क्वेश्चंस जो है, इन्वेस्टिगेटर अपने क्वेश्चंस को अलग तरीके से, अलग ढंग से पूछ सकता है, जिसके थ्रू हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। बहुत बार क्या होता है, सामने वाले इंसान को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा। जिस तरीके से आप जब भी किसी एग्जाम पेपर को अपीयर करते हो और आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप अपने इन्विजिलेटर से जो है वो सवाल पूछते हो, सो दैट आपको क्वेश्चन ही ढंग से समझ में आए। अगर क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आएगा तो रिस्पॉन्स भी आप एडिक्वेट नहीं दे पाओगे। When we say that direct person interview is elastic, it allows you to modify your question to suit the requirements of the respondent। ठीक है, साथ साथ इसमें आप मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज के थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोक्योर कर सकते हो जो आपको रिस्पॉन्डेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में मदद कर सके। तो ये 4 मेरिट्स आई होप आपको समझ में आ गए हों। डीमेरिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 निकल के आते हैं। सबसे पहला आता है लिमिटेड फील्ड। आज बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो है वो हर एक रिस्पॉन्डेंट से पर्सनली इन पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है, तो साइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लिमिटेड रहेगा। आप बहुत छोटे लेवल पे इसको कर पाओगे तो लिमिटेड कवरेज रहेगा। जो आपके कंक्लूजन्स भी बनेंगे वो गलत हो सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ छोटे से ग्रुप को स्टडी किया और उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स निकाले हैं, कंपेरिजन्स किए हैं। तो लिमिटेड फील्ड होने की वजह से ये इतना ज़्यादा सूटेबल फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन नहीं होता। दूसरा, इस पर्टिकुलर फॉर्म में पर्सनल बायस होने के पूरे चांसेस हैं। इन्वेस्टिगेटर अगर बायस्ड होगा डेटा कलेक्शन के टाइम पे तो उसके वजह से क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हो जाएगी। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम लोग जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, जो कंक्लूजन्स करेंगे वो भी हमारे लिए सूटेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। थर्ड, ये जो पर्टिकुलर मेथड है हमारा डेटा कलेक्शन का इज़ अ कॉस्टली मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर हर एक रिस्पॉन्डेंट से पर्सनली जाकर मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी टाइम, मनी एंड एफर्ट जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं विच टॉक्स अबाउट इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में जो इन्वेस्टिगेटर था वो डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट के पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, बट इस पर्टिकुलर टाइप में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्डेंट जो है वो इन्वेस्टिगेटर तक या तो पर्सनली पहुंच नहीं सकता या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको पहुंचा नहीं सकता बिकॉज द पर्सन इज इलिटरेट, इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव एनी रिस्पॉन्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक बच्चे का इमेज लगाया है और एक डेड इंसान का इमेज लगाया है। आज अगर एक बच्चे की माँ उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाती है तो पेशेंट तो बच्चा है, बट इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन डॉक्टर को कौन प्रोवाइड करेगा? उसके पेरेंट प्रोवाइड करेंगे, उसकी माँ प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट जो है वो खुद अनेबल है अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए। तो रिस्पॉन्डेंट को अच्छे से जानने वाला, रिस्पॉन्डेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पोजेस करने वाला जो इंसान है उसको हम लोग विटनेस बोलेंगे। तो हम लोग एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड पर्सन के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्डेंट की इंफॉर्मेशन प्रोक्योर कर रहे हैं, इस वजह से इसको इनडायरेक्ट इंटरव्यू बोला जा रहा है। साथ साथ अगर लेट्स से किसी एक्सीडेंट में किसी इंसान की मौत हो जाती है और हम लोग डिराइव करना चाहते हैं कि इस पर्सन के कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो वो मरे हुए इंसान से तो पूछ नहीं सकते कि भैया मरे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सपर्ट विटनेस को इस्तेमाल करेंगे जो कि उस पर्सन को स्टडी करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें कुछ रिस्पॉन्स दे पाए। तो जब हम लोगों का जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमें एक्सपर्ट विटनेसेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है सो दैट हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकें। आई होप ये इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में सेट हो रहा है। अब कौन से सिचुएशंस में ये इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू सूटेबल होगा उसकी बातचीत कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सामने वाला इंसान जो है या तो आपको बात कर नहीं सकता है, आपको उसकी भाषा नहीं आती है, या फिर वो बस बात करने के लिए केपेबल नहीं है, जैसे हमने वो डेड बॉडी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की। ठीक है। सेकेंडली, अगर हमारे रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो इलिटरेट है या फिर इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं है अपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, तो वो कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाएंगे। इन दैट केस वी वुड हैव टू रिलाई ऑन अ थर्ड पर्सन हु कैन एडिक्वेटली एनालाइज द सिचुएशंस एंड कंडीशंस ऑफ आवर रिस्पॉन्डेंट एंड गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। आज जब साइकोलॉजिस्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो वो जो है वो क्रिमिनल्स को स्टडी करके उनके बारे में हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे। आज कोई चोर अपने आप को चोर बोलता नहीं है, बट वो साइकोलॉजिस्ट हमें उसके सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन के बारे में जो है वो एक प्रॉपर एनालिसिस दे पाएंगे। ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, जब आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड हो जाता है तो इन दैट केस
हम लोग इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंडक्ट अ लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अब लेट्स जस्ट से कि मुझे जो है वो बच्चों के मार्क्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं आपके स्कूल में आऊँ और हर एक बच्चे को मिलके उनसे वो चीज़ बात करूँ। बट रादर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी निकल के आता है कि मैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाऊँ और वो स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो आपके रिपोर्ट कार्ड्स या उस डेटा को मेरे तक पहुँचाए। तो मुझे आपका ही डेटा मिल गया फ्रॉम अ थर्ड पर्सन जिसको मैं बोल रहा हूँ विटनेस। तो अगर मेरा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड है तो मैं लार्ज इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज कर सकता हूँ। ये मेरे लिए काफी एक इकोनॉमिकल तरीका हो जाएगा और सिंपल तरीका हो जाएगा काफी ज्यादा डेटा को एक साथ कलेक्ट करने के लिए। लास्टली, कुछ सिचुएशंस में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो मुझे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, जो कि मेरी मदद करेंगे रिस्पोंडेंट के डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। तो आई होप ये सूटेबिलिटी वाले पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर हो गए कि इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कौन से केसेस में इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नाउ बियॉन्ड दिस हम लोग इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। अगर मेरिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे वाइड कवरेज है। एक विटनेस जो है वो बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे मैंने अभी आपके स्कूल के एग्जाम्पल के बारे में बात की कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल सारे बच्चों के बारे में मुझे एक ब्रॉड ओपिनियन दे सकते हैं, अलाउिंग मी टू प्रोक्योर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल एट वंस। इसी वजह से सेकंड मेरिट भी निकल के आता है कि ये जो तरीका है ये काफ़ी सिंपल एंड इकोनॉमिकल है। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू निकालना काफ़ी सस्ता पड़ता है और काफ़ी ईजी एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है। तीसरा, कभी कभी अगर मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मुझे एक्सपर्ट ओपिनियंस प्रोक्योर करने के लिए जो है वो ये मेथड सबसे सूटेबल रहता है। जैसे मैंने एक डॉक्टर पेशेंट वाली बात की। दूसरा, अगर मैं एक डेड बॉडी को एनालाइज करना चाहता हूँ, कॉज ऑफ डेथ इफेक्टिवली इवैल्यूएट करना चाहता हूँ, तो जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया होगा वो मुझे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बता पाएगा अबाउट द रिस्पोंडेंट। फोर्थ पॉइंट है कि ये मेथड जो है वो बिल्कुल भी बायस से फ्री होता है। यहाँ पे विटनेस या फिर एक्सपर्ट दोनों ही लोग जो है वो अपने अपने एंड से अनबायस्ड है, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है वो अपने तरीके से झूठ बोल सकता है कि वो अगर उससे कोई सवाल पूछा जाए तो रिस्पोंडेंट जो है ही कैन लाई, ही कैन मैनिपुलेट द पर्टिकुलर सिचुएशन। बट कोई भी विटनेस या एक्सपर्ट जो है वो कभी भी अनबायस्ड तरीके से अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारा मेरिट है फोर्थ पॉइंट का, विच इज द इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम बायस, अगर ये बायस रहता है तो यही हमारे लिए 3 डीमेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अगर हम लोग विटनेस के बेसिस पे, विटनेस के बयान के बेसिस पे रिस्पोंडेंट के बारे में कोई ओपिनियन है, कंक्लूजन्स बनाना चाहते हैं, अगर थर्ड पर्सन ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो इनएक्यूरेट है या इनकरेक्ट है, तो हमारा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी ही लेस एक्यूरेट बन जाएगा। सेकंड, अगर विटनेस या एक्सपर्ट खुद ब खुद प्रेजुडिस्ड है, मतलब उसकी जो है वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट है अबाउट द रिस्पोंडेंट, उसको उस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट हेट्रेड है या फिर उसका एक पर्टिकुलर प्री कंसीव्ड नोशन है, ओपिनियन है अबाउट द रिस्पोंडेंट, तो वो बायस्ड ओपिनियन हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर भी रिप्रेजेंट करेगा। एंड लास्टली, अगर विटनेस अपने तरीके या अपने बयान में किसी तरीके से केयरलेस है तो उसके वजह से हमारे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के जो कंक्लूजन्स एंड कंपेरिजन्स निकलेंगे वो भी डाउटफुल बन जाएंगे। आई होप आपको इधर तक की सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई है। इसके बियॉन्ड के जितने टॉपिक्स हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा बन चुका है, सो एक बार टेक्स्ट बुक भी रेफर कर लीजिए, ये पर्टिकुलर वीडियो को भी अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो क्लास में आके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली हो।